जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 7 जून और आज भी हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है कवर करने के लिए। तो करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी चैनल पर आपको जबरदस्त एग्जाम पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। तो वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से पीडीएफ आपके सामने ला रहा हूँ, जहाँ सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। समझ लीजिए आपको कुछ सर्च करना है तो यहीं पर आपको मिल जाएगा। अब आपको अगर 2 महीनों के बाद एएमआर के बारे में, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में देखना है तो आप सीधा सर्च करोगे और आपको सीधा जो एएमआर है उसकी न्यूज मिल जाएगी। तो आप फटाफट यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए काफी बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हम आज के जो न्यूज आर्टिकल्स है उसमें हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी एंड उसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। और बाकी आपने अगर एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए सर, ठीक है। एमएम अकेडमी ऐप है, MMACADEMY, ठीक है। एमएम अकेडमी ऐप ये डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड जो कोर्सेस है वो देखने को मिलते हैं। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोवेस्ट प्राइजेस पर। तो डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन की भी मिल जाएगी। चलिए, तो आज सबसे पहले हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो लेते हैं, जिसमें हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बोला गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, तो शॉर्ट में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, आपकी तबीयत जो है वो खराब हुई, ठीक है। वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया का, किसी भी चीज से हो सकती है। आपकी जो तबीयत है वो खराब हुई, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को आपने बोला कि ये मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला ठीक है, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक लिख के दे दी, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है वो डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 दिन तक लेना है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, 5 दिन तक लेना है। और फिर उसके बाद भी अगर अच्छा नहीं होता है तो दोबारा मेरे पास आना है। अब आपने एंटीबायोटिक जो है वो लेना शुरू की। पहला डोज लिया, देन रात को दूसरा डोज लिया, देन दूसरे दिन अगेन आपने एक डोज लिया, एंड देन रात को अगेन डोज लिया। अब तीसरे ही दिन आपको अच्छा लगने लग गया। तीसरे दिन आपकी तबीयत जो है वो हो गई जबरदस्त तरीके से अच्छी। आपको जो बुखार था, सर्दी थी, खांसी थी, जो कुछ भी था वो एकदम अच्छा हो गया। आपने बोला कि यार ये जबरदस्ती और 3 दिन की दवाइयां मैं क्यों लूं, जब 2 ही दिन में मैं अच्छा या अच्छी हो गई हूं तो फिर और बचे हुए 3 दिन के लिए मैं क्यों लूं। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपने वो दवाई जो है वो नहीं ली। देन उसके बाद 10 दिन के बाद दोबारा आपको वही सिम्टम्स जो है वो होने लग गए। अब आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आपने 5 दिन तक ली थी क्या, तो आपने बोला नहीं, मैंने 2 ही दिन लिए। डॉक्टर ने बोला कि आपने गलती की, आपने 5 दिन लेना चाहिए था, अब फिर से एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। अब फिर से एंटीबायोटिक आपको 5 दिन जो है वो लेनी पड़ेगी। अब ये जो प्रोसेस है इसमें हुआ क्या है, ये आप समझिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हुआ क्या है। देखिए, पहले 2 एंटीबायोटिक जो है वो दी गई। क्यों दी गई? एंटीबायोटिक दी गई ताकि आपके शरीर में, हम वायरस कंसिडर करते हैं कि जो वायरस है उसको मारना है, इसके लिए एंटीबायोटिक दी गई है। अब एंटीबायोटिक दी गई है आपको 5 दिन के लिए कि 5 दिन तक आपको लेना है, तब जाकर मतलब डॉक्टर का अंदाजा है कि 5 दिन में वायरस जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से मर जाएगा। आपने क्या किया, आपने जो एंटीबायोटिक है वो ली 2 दिन तक, जहां पर ये जो वायरस है वो डॉर्मेंट हो गया, वो समझ लीजिए कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, ठीक है। वायरस बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। जैसे हम कमजोर होते हैं ना, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही वायरस जो है ये एंटीबायोटिक्स की वजह से उसकी तबीयत जो है वो खराब हो गई और वो कमजोर हो गया। अब आपने क्या किया, 2 दिन के बाद जो दवाई है, एंटीबायोटिक है, वो ली ही नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो वायरस है ये कुछ दिनों के बाद फिर से तरोताजा हो गया, एक्टिवेट हो गया, फिर से अब उसको मजा आ गया। तो फिर से उसने आपके शरीर को अफेक्ट किया, फिर आपकी तबीयत जो है वो खराब हो गई। तो यहाँ पर अब दोबारा जब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देगा तो इसके शरीर में, जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। एंटीबॉडीज आपने पिछले साल 2-3 साल में कई बार सुना होगा एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज हमारी पर्सनल आर्मी है। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है तो हमारे शरीर एंटीबॉडीज डेवलप करती है उससे फाइट करने के लिए, है ना। तो अगर दोबारा फिर वो वायरस हम पर अफेक्ट करे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज है तो वो ऑलरेडी उसको अंदर घुसने ही नहीं देंगे, पहले ही मार देंगे। तो बेसिकली आप वायरस अगर देखोगे तो वायरस के लिए जो एंटीबायोटिक्स है ये क्या है, ये उसके लिए वायरस है या बैक्टीरिया है, जो भी बोलो, जो उसको हार्म कर रहे हैं, है ना। तो अब समझ लीजिए वायरस जो है वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। तो जिंदा है तो क्या हुआ, ये जो वायरस को एंटीबायोटिक मारने की कोशिश कर रही थी, अब उसके शरीर में ये एंटीबायोटिक के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, वायरस के शरीर में, समझ लीजिए, ठीक है। वायरस के शरीर में डेवलप हो गए।
इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से अब ये एंटीबायोटिक के लिए हो जाएगा रेजिस्टेंट। जैसे दोबारा अगर वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही अब ये दोबारा एंटीबायोटिक्स इसको मारने की कोशिश करेगी, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको पता है कि हाँ यार ये ऐसे ही घुसा मारने वाला, मैं यहाँ से ही घुसा मार दूंगा। तो ये चीज इसको पता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मतलब अब क्या हो गया, ये वायरस रेजिस्टेंट हो गया है इस एंटीबायोटिक को। ठीक है, तो पहली चीज क्या है कि अगर आप इरेगुलर तरीके से एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हो, आपको बोला गया 5 दिन लेने के लिए, आप 2 ही दिन में अच्छे हो गए, आपने 2 ही दिन तक ली, तो इसकी वजह से आपका जो शरीर है वो अब ये वायरस को मार नहीं पाया पूरी तरीके से, और उस वजह से वायरस ने फिर से आपको इन्फेक्ट किया, और ये वायरस अब यहाँ पर एंटीबॉडीज तैयार कर चुका है इस एंटीबायोटिक के लिए। तो मतलब अब यहाँ पर ये जो वायरस है ये इससे लड़ सकता है, ये एंटीबायोटिक से। समझ रहे हो। दूसरा क्या होता है कि मिसयूज आप कर रहे हो। मतलब समझ लीजिए कि आपकी थोड़ी सी भी सर्दी हुई, आपने सीधा ले लिया एंटीबायोटिक, थोड़ी सी भी सर्दी हुई फिर से ले लिया एंटीबायोटिक, थोड़ी सी भी सर्दी आपने ले लिया एंटीबायोटिक। यहाँ पर ये जो चीज होती है कि भाई बेमतलब भी आप एंटीबायोटिक लेते जा रहे हो, तो क्या होता है आपके शरीर में जो वायरस है उसको उसकी आदत पड़ जाती है। तो ये भी चीज यहाँ पर क्या करती है, उसको रेजिस्टेंट बना देती है। तो बेसिकली एंटीबायोटिक के लिए वायरस बैक्टीरिया ये जो चीजें जो होती है उसका रेजिस्टेंट हो जाना, उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। समझ में आ गया। एकदम आसान चीज है, एकदम आसान चीज है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पूरी दुनिया के लिए एट प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखें तो। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट क्या है, अब ये आपके मेंस के लिए लिखने के लिए काम आएगा, है ना। मैंने आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्शन जो कॉज करता है माइक्रोब बिकम रेजिस्टेंट टू द मेडिसिन। वो मेडिसिन को रेजिस्टेंट हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है मेडिसिन कौन सी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं, अपन अपन बढ़िया चल रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया आते हैं, फंगाई आते हैं, वायरसेस आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोन यहाँ पर 1 in 8 डेथ ग्लोबली कॉज कर रहा है। 8 लोगों में से एक जो डेथ हो रही है वो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली लोगों का बात नहीं हो रही कि 8 लोगों में से एक इंसान मर रहा है, ये नहीं है। 8 जो लोग मरे हैं उसमें से एक बैक्टीरिया की वजह से मर रहा है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, न्यू रिसर्च जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है कि बहुत सारी डेथ जो है हॉस्पिटलाइज कोविड-19 पेशेंट एसोसिएटेड विद न्यूमोनिया सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब क्या है कि आपकी जो तबीयत है वो खराब हुई है। ठीक है, आपने कम जो है वो एंटीबायोटिक जितनी आपको लेनी थी कम आपने एंटीबायोटिक ले ली है, एंड फिर से वो चीज़ जो है वो उभर कर आ गई है। दोबारा जब आती है, जैसे बोला जाता है ना बुखार जो है अगर आपका चला गया दोबारा अगर पलट कर आया तो बहुत बुरी तरीके से होता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, आपने सुना होगा बचपन में मम्मी या पापा या दादा या दादी या नाना या नानी आपको कहते होंगे कि बुखार आया है, ये पूरा वापस दोबारा लौट के नहीं आना चाहिए, वापस दोबारा अगर लौट कर आता है तो फिर वो बहुत हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि मतलब वो जो अंदर के वायरस है फिर से एक्टिवेट हो गए और दवाइयों के लिए वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। दैट्स वाई पोटेंशियल रिमूवल जो है मेजर्स ये यहाँ पर मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बेटर एक्सेस जो है सेफ वाटर का, सैनिटेशन का, हाइजीन का, ये यहाँ पर ज़रूरी है। हायर स्टैंडर्ड जो है इन्फेक्शन प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स ये यहाँ पर ज़रूरी है। इंटीग्रेटेड सर्विलेंस जो है इन्फेक्शन डिसीज के जो थ्रेट पहुँचाते हैं वो ज़रूरी है। एंटी माइक्रोबियल जो एफर्ट्स है वो यहाँ पर लेना ज़रूरी है। तो रिसेंटली जो साइंटिस्ट है यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा ने उन्होंने अचीव किया एक रिमार्केबल फीट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब यूज़ किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, हर जगह यूज़ हो रहा है ना। मतलब फोटो से लेकर तो वीडियोस से लेकर तो डीप फेक बोलिए, वॉइस से लेकर तो अब यहाँ पर दवाइयों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। पावरफुल एंटीबायोटिक जो है जिसका नाम है एब्यूसिन, ये यहाँ पर इजाद किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो सुपर बग है, सुपर बग मतलब जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, समझ लीजिए आपने कोवैक्सिन 500 जो है, ऑक्सीपॉड जो है, ये जो एंटीबायोटिक्स है, तो ये आप ये कोई वायरस आपके शरीर में है वो इसके लिए रेजिस्टेंट हो गया है। लेकिन सोचिए कि ऐसा कोई वायरस अगर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए अगर रेजिस्टेंट हो गया तो उसको हम बोलते हैं सुपर बग। तो ये जो सुपर बग है उससे फाइट करने के लिए एंटीबायोटिक, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक जो है वो डेवलप की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, एसिनेटोबैक्टर बाउमेनी, ये क्या है, ये एक डेंजरस बैक्टीरियम रेजिस्टेंट है टू एंटीबायोटिक। मतलब ये बैक्टीरिया है जो काफ़ी बुरी तरीके से रेजिस्टेंट हो गया एंटीबायोटिक्स के लिए। तो कभी आता है ना ये टर्म न्यूज़ में चल रही है, ये क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया गया, इन्फेक्शन न्यूमोनिया
जो मेनिंगिटिस है, वुंड इन्फेक्शन है, जो ये सब डेथ जो है वो करती है, फर्टिलिटीज जो है वो करती है। टिपिकली हॉस्पिटल्स यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है सरफेस लॉन्गर पीरियड, है ना, इसलिए इसको इरेडिकेट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर, ये जो एबोक्सिन यहाँ पर डेवलप की गई है, ये कंपाउंड है जो यूजफुल एक्टिविटीज एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये बेसिकली एआई के थ्रू डेवलप की गई है, जिससे कि ये जो सुपर बग्स होते हैं इनसे इनको मारा जा सके। क्लियर है। देन यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि क्वेश्चन जो है ना वो भी पूछे गए हैं। 2019 में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रीजन फॉर ऑकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया। क्या क्या रीज़न है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का, कि यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है। जो जेनेटिक जो प्रीडिस्पोजिशन है ऑफ सम पीपल, टेकिंग इनकरेक्ट डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिसीज, यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉनिक डिसीजेस। अब देखिए क्रॉनिक डिसीजेस का और यहाँ पर रेजिस्टेंट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरा अगर हम देखते हैं जेनेटिक जेनेटिक चीज़ें जो है उसका रेजिस्टेंट होने का क्या मतलब है। इनकरेक्ट डोजेज, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपको 5 लेने को बोला हुआ है, आप 3 ही ले रहे हो या 2 ही ले रहे हो। एंटीबायोटिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग में, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में अगर एंटीबायोटिक्स, क्योंकि कोमड़ी को क्या है, कोमड़ी को वजन बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, है ना, कोमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं। अब वो कोमड़ी के कोमड़ी मतलब मुर्गा, ठीक है, उसके शरीर में एंटीबायोटिक चले गए। अब वो अगर आप खा रहे हो तो आपके शरीर में मैग्नीफाई होकर एंटीबायोटिक्स जो है वो जा रहे हैं, और आपका शरीर जो है वो उसको रेजिस्टेंट हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल ऑर्डर एज टेक्नोलॉजी मच नीडेड पोल स्टार। बेसिकली ये जो आर्टिकल है ना, इसमें बस इतना बोला गया है, क्रक्स अगर हम देखें कुछ खास इतना बड़ा नहीं है इसमें। बस ये है कि डॉट कॉम बबल जो हमें देखने को मिला था बर्स्ट 2000 में। डॉट कॉम आपको पता है ना, www.com। तो ये बेसिकली क्या है, मतलब इंटरनेट की बात की जा रही है। तो इंटरनेट की दुनिया में जिस तरीके से इंटरनेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, तो चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हो रहे हैं। और चैलेंजेस बेसिकली क्या है, फर्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज डिफाइंड बाय पॉलिटिकल थियरिस्ट, अ नेशन स्टेट इज अ टेरिटोरियल बाउंडेड सोवन पॉलिटी। नेशन क्या होता है, नेशन बेसिकली क्या है, नेशन स्टेट टेरिटरी, एक स्पेसिफाइड टेरिटरी जो है उसकी रहनी चाहिए, सोवन पॉलिटिकल एंटिटी उसमें रहनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये इंटरनेट की वजह से ये कुछ रहा ही नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर फिजिकली बोल रहे हैं कि एक नेशन बना हुआ है, लेकिन देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर हो रहा है। बहुत सारी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज जो है यहाँ पर चल रही है ना। ज्योग्राफी बेस्ड रूल जो है वो लागू ही नहीं होता है कि भाई यहीं तक सीमित रहा है, वहीं तक सीमित रहा है। हाँ, यहाँ से लेके न्यूयॉर्क की लड़कियों से बातें की जा रही है लड़कों के द्वारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले। थर्ड, इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज जो है यहाँ पर आ रही है। तो उनकी यहाँ पर गवर्नमेंट की इनकैपेबिलिटी देखने को मिल रही है कि भाई कैसे एडमिनिस्टर किया जाए, कैसे एडमिनिस्टर किया जाए। अभी बताइए डीप फेक का इतना जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक का चेहरा दूसरे चेहरे को लगा दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती है अक्सर। तो ऐसे सिनारियों में कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस लाए, कैसे यहाँ पर हमने लास्ट जो लेक्चर था, कल का जो लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमें, जो डीप फेक का हमने जो देखा था, तो डीप फेक जैसी चीज़ें जो हानिकारक है उसको रोकी जाना चाहिए, उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए, और मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम है वो चलने देना चाहिए। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, ये भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने। तो इम्पॉर्टेंट है अभी डेटा इज द की, डेटा जो है उस पर रिलाई किया जाना चाहिए, डेटा जो है उसको यहाँ पर लेना चाहिए, डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। क्लियर है। देन इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम देखते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो बेसिकली बात आ रही है यहाँ पर सर्बिया और कोसोव की। ठीक है, सर्बिया और कोसोव जो है उनकी यहाँ पर बेसिकली हमें लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, और लड़ाई काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो कहाँ पर आता है कोसोव, सर्बिया एंड कोसोव कहाँ पर आता है, तो यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में अगर हम देखते हैं तो ये सर्बिया है, ये यहाँ पर इसको लगकर ही कोसोव हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये सब पहले एक ही थे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर ये अलग 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 टुकड़ों में जो है वो बंटते गए, और टुकड़ों में बटे तो सर्बिया जो है वो कोसोव दोनों साथ में थे। देन उसके बाद कोसोव जो है उसने इंडिपेंडेंस अपनी ली, लेकिन अभी भी ऐसा है कि सर्बिया जो है कोसोव को इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानता है, और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पर चल रहे हैं। अब समझ में आ गया आपको कि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, कि भाई सर्बिया वाले जो है वो एथनिकली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वही हमें देखने को मिलता है कि ये हमारा ही है, ये यही है। रशिया यूक्रेन के भी कुछ पार्ट अगर हम देखें तो उसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
अभी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था 2023 में कि कुछ एरियाज दिए गए थे और कौन से कंट्री में आते हैं, एरिया इन कॉन्फ्लिक्ट एंड कौन से कंट्री में आते हैं। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सर्बिया कोसो ये आपको पता रहना चाहिए। सर्बिया अगर आप देखोगे तो ऊपर हंगेरी है, यहाँ रोमानिया है, ठीक है, यहाँ बुल्गारिया जो है ये हमें देखने को मिलता है। और इस तरफ अगर हम देखते हैं कोसो, तो यहाँ पर नॉर्थ मैसेडोनिया है, यहाँ पर अल्बानिया है, यहाँ पर मॉन्टेनेग्रो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये कुछ कंट्रीज जो है ये भी आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं सर्बिया जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, लैंडलॉक्ड कंट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड कोसोव अगर आप देखोगे तो ये भी स्मॉल लैंडलॉक रीजन जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड उसी के साथ से यहाँ पर कोसोव जो है वो डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया इन 2008, ठीक है, लेकिन सर्बिया जो है वो इसका स्टेटहुड मानता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर 1.8 मिलियन लिविंग इन कोसोव, 92% जो है वो अल्बानियन है एंड 6% जो है वो सर्बियन है। रेस्ट आर बेस्निक्स, गोर्गन, टर्क्स, रोम ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो नदर्न कोसो है वो फ्रिक्वेंट टेंशंस यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है, क्यों, एथनिक सर्ब्स एंड अल्बानियंस की वजह से, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते रहते हैं। मेन क्या है, हमें पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, उनका इतिहास जो है वो देखने की जरूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है एक तो जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से कि जोग्राफिकल एरिया उनका किस तरीके का है। दूसरा, जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज है वो थोड़ी आपको आइडिया रहनी चाहिए, क्यों है, क्या उसमें प्रॉब्लम चल रहा है, करंट स्टेटस उसमें क्या है, और इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। बस ये चीज़ें आपको यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें पता रहनी चाहिए। तो कोसोव जो है उसने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट 2008 में। सर्बिया जो है स्टिल उसको इंटीग्रल पार्ट मानता है सर्बियन टेरिटरी का। कंट्री जैसे इंडिया, चाइना, रशिया ये रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कोसोव को एज सेपरेट कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएसए और मेजोरिटी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये मान चुके हैं कि हाँ कोसोव जो है वो सेपरेट नेशन है। टोटल 99 आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कोसोव को एज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिया का स्टैंड क्या है, यहाँ पर इंडिया बोलता है कि भाई कोसो जो है हम उसको क्यों नहीं मान रहे इंडिपेंडेंट नेशन, क्योंकि वो 3 प्रिंसिपल जो है हमारे किसी भी कंट्री को रिकॉग्नाइज करने को फुलफिल नहीं करता है। एक तो डिफाइंड टेरिटरी रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे इंडिया जो है उसकी डिफाइंड टेरिटरी है, डिफाइंड टेरिटरी रहनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट रहनी चाहिए जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हो, एंड इफेक्टिव कंट्रोल जो है एरिया का ऑफ गवर्नेंस वो रहना चाहिए। इंडिया ने कोसोव की मेंबरशिप जो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे कि यूनेस्को कन्वेंशन ये सब में भी यहाँ पर नकारी है। इंडिया का नॉन रिकॉग्निशन जो है बेस्ड ऑन सपोर्ट फॉर सोवरेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ सर्बिया, जहाँ पर इंडिया के अच्छे खासे रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंडिया का स्टैंड है जो इस परस्पेक्टिव से आपको पता रहना चाहिए। बस डिफिकल्टी क्या है, एथेनिक ग्रुप उसमें कॉन्फ्लिक्ट, और ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। बस मेन प्रॉब्लम जैसे इसराइल और जो पैलेस्टीन है उनका भी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो चाइना एंड ताइवान है ना, तो बेसिकली क्या है, ये सारी कंट्रीज इसी पर्सपेक्टिव पर रहती है कि एक कंट्री मानती है कि हमारा ही पार्ट है, दूसरी इंडिपेंडेंस की मांग करती है। तो इस वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता रहता है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज प्लस एरिया प्लस कॉन्फ्लिक्ट प्लस इंडिया स्टैंड, बस इतनी चीज आपको पता रहनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्लियर है। देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अगर हम देखते हैं तो इसमें एक चीज़ यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिलती है, जो हम सीधा चलते हैं नीचे और यहाँ पर आ रहा है। ओके तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है यूनियन गवर्नमेंट कंसिडरिंग इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स टू शेड्यूल्ड ट्राइबल वुमेन। जो शेड्यूल्ड ट्राइबल वुमेन है उनको, जैसे होता है ना कि जो पिता होते हैं, पिता की जो भी प्रॉपर्टी है वो बच्चों को जाती है। तो अभी हिंदू लॉ के हिसाब से लड़का और लड़की दोनों को समान तरीके से मिलता है, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइबल महिलाएं हैं उनको ये अधिकार नहीं मिल रहा था, उनको ये अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। तो इसीलिए अब इस पर कंसिडरेशन जो है वो हो रहा है। तो अब इसमें आपको पता क्या रहना चाहिए, पता ये रहना चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट जो है एग्जामिन कर रही है कि यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो पिता की प्रॉपर्टी होती है, तो ये यहाँ पर शेड्यूल ट्राइबल वुमेन जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पर उसका शेयर जो है वो मिलना चाहिए। तो इशू जो हाईलाइट किए गए हैं वो है एक्सक्लूजन फ्रॉम द एक्ट। शेड्यूल ट्राइबल वुमेन जो है जो हिंदुइज्म प्रोफेस करते हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट से, कि भाई उनको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक्सक्लूजन डिनाइज देम इक्वल राइट एंसेंट्रल प्रॉपर्टी के लिए कंपेयर टू वुमेन अदर हिंदू कम्युनिटीज। बाकी की जो हिंदू कम्युनिटीज है उनको तो अधिकार मिल रहा है,
उनको वो मिल रही है ज़मीन, लेकिन जो ट्राइबल वुमेन है उनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन की वजह से जो एसटी वुमेन है उनको यहाँ पर इक्वल शेयर जो है फादर के हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का नहीं मिल पा रहा है। ये इनइक्वालिटी राइट जो है जेंडर डिस्पैरिटी क्रिएट करता है एसटी वुमेन के अंदर में। डिस्क्रिमिनेशन जो है ट्राइबल एंटिटी के आइडेंटिटी के बेसिस पर यहाँ पर है, ठीक है। देन उसके सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था यहाँ पर कमला नीति बेसिस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफर ऑफिसर, ये डायरेक्ट किया गया था इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट कंसिडरिंग अप्लीकेबिलिटी और प्रोविजन टू शेड्यूल ट्राइब्स। तो भाई शेड्यूल ट्राइब में भी इसके प्रोविजन अप्लीकेबल रहने चाहिए। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है? देखिए यहाँ पर मिताक्षरा स्कूल जो है वो देखने को मिलता है, हिंदू लॉ को कोडिफाई करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो गवर्न करता है प्रॉपर्टी ओनली रिकॉग्नाइज मेल्स एज लीगल हायर। यहाँ पर मेल्स को ही लीगल हायर किया गया है कि जो लड़के हैं उन्हीं को यहाँ पर प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। इट अप्लाइज टू एवरीवन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव बाय रिलीजन, तो बाकी सबको ये लागू होता है, ठीक है। देन ट्रेडिशनली जो मेल्स हैं उन्हीं को मिली जाती थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर चेंज जो है वो लाया गया और चेंज के हिसाब से यहाँ पर देखा गया कि जो महिलाएं हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया एज हायर, मतलब उनको भी यहाँ पर इक्वल जो प्रॉपर्टी है वो दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डॉटर जो है उनको भी यहाँ पर लिया जाएगा सेम मैनर एज दैट ऑफ सन। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, ये पहले भी हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है क्लास वन है। एक्ट रिकॉग्नाइज करता है रिलेटिव ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ऐसा है क्लास वन में आता है चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर रिस्पेक्टिव मदर्स, ठीक है। इन अब्सेंस ऑफ क्लास वन, अगर ये नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है क्लास टू को जाती है, जिसमें फादर सन्स डॉटर सन, ब्रदर सिस्टर, फादर्स विडो, ब्रदर्स विडो, ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद राइट्स ऑफ विडोज अगर हम देखते हैं तो एक्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट्स ऑफ विडोज टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर डिसेंडेंट हस्बैंड्स। जो हस्बैंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मिलेगी, है ना। और फिर विडो जो है प्रॉपर्टी लेफ्ट फॉर बाय हस्बैंड अलॉन्ग विद अदर लीगल हायर वो दे सकती है। तो ये स्कूल ऑफ हिंदू लॉज जो है आपको पता रहने चाहिए, ये दो लॉज जो है ये है मिताक्षरा लॉ स्कूल और उसके बाद दया भगा लॉ स्कूल। तो इसमें टर्म जो है डिराइव की गई है नाम फ्रॉम कॉमेंट्री रिटर्न बाय यहाँ पर विघ्नेश्वरन जो है उनके द्वारा की गई है, ठीक है। एंड ये ऑब्जर्व किया जाए ऑल पार्ट ऑफ इंडिया सब डिवाइडेड इनटू बेनार, मिथिला, महाराष्ट्र एंड द्रविड़ीय स्कूल। ये बंगाल आसाम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। सन बाय बर्थ एक्वायर इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अ सन हैज नो ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट, कोई ऑटोमेटिक ओनरशिप राइट नहीं है, लेकिन ये डेथ जो होती है फादर की उसके बाद एक्वायर किया जा सकता है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब जब तक पिता जिंदा है तब तक बच्चे का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यहाँ पर नॉट डिफाइंड कैनॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ, यहाँ पर शेयर जो है इसका डिफाइन किया जाता है, डिस्पोज भी किया जाता है। वाइफ कैनॉट डिमांड पार्टीशन, है ना, लेकिन जो पार्टीशन है अगर हस्बैंड और सन में होता है तो फिर वो उसमें भागीदारी रहेगी। सेम राइट डज नॉट एक्सिस्ट फॉर वुमेन बिकॉज सन कैनॉट डिमांड पार्टीशन, है ना। सन डिमांड ही उसकी ओनरशिप ही नहीं है, जब तक पिता जिंदा है तब तक ओनरशिप ही नहीं है, तो पार्टीशन की वो बात ही नहीं कर सकता है। सभी मेंबर जो है उनको यहाँ पर राइट है ड्यूरिंग फादर्स लाइफ टाइम, सन डू नॉट एंजॉय, यहाँ पर जो मतलब बेसिकली एक ओनरशिप का राइट होता है वो यहाँ पर सन एंजॉय नहीं करता है। तो ये दो के बारे में पता रहना चाहिए, ये भी क्वेश्चन जो है आई थिंक 2019 या 20 में पूछा गया था इस स्कूल से रिलेटेड। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता रहनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आज के इस न्यूज़पेपर में ये हमें आर्टिकल देखने, एक बार न्यूज़पेपर पर नज़र डाल लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया हमारा। ओके तो यहाँ पर सीबीआई जो है वो एविडेंसेस गैदर कर रहा है, वही जो ट्रेन से रिलेटेड न्यूज़ थी वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो उत्तराखंड है उसमें भी एक माइनर गर्ल जो है अबडक्ट किया गया है, तो ये मतलब एग्ज़ाम के लिए खास नहीं है। मदर चाइल्ड बर्न द लाइफ मणिपुर में, और क्राइसिस जो है वो एस्केलेट हो रहे हैं, तो मणिपुर का हमको जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, वही आप सर्च कर सकते हैं नोट्स में जाकर और फिर ये हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन ये पेपर पे भी अगर आप देखोगे ये पेज पर तो कुछ खास न्यूज़ जो एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव ई बाइक्स जो है वो यहाँ पर सिटी में काफ़ी दबदबा बना रही है। तो ई बाइक्स क्या होती है, थोड़ा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, तो रेंटल इस पे जाती है। तो ये मेंस में बस थोड़ा आ सकता है कि भाई इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या ये सही तरीके से हो सकती है। मनरेगा मनरेगा के बारे में आपको पता ही है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई खास न्यूज़ जो है वो स्टेट इसमें देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर एक बिहार में ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो गया था, तो ये भी आपको पता है ब्रिज कोलैप्स हो गया तो क्या उसमें क्या पूछेंगे, कौन से राज्य में भी ब्रिज कोलैप्स हुआ, ऐसा तो पूछेंगे नहीं। उसमें एग्जाम पर तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मतलब
किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस तरीके से होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा, ये भी ऐड है। देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज आता है। ये कोई खास नहीं है बिल्कुल भी, कुछ भी मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के लिए कुछ खास बताया गया हो। यहाँ पर अगेन वायलेंस जो है हो रहा है मणिपुर में, उसके बारे में ही बात हो रही है कि भाई यहाँ पर साथ में मिलकर बात करनी चाहिए, साथ में बैठकर बात करनी चाहिए, यही कम्युनल सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाना चाहिए, यही सब यहाँ पर बात हो रही है। दूसरा ग्लोबल, ये हमने अभी देखा है। देन उसके बाद इंडिया विल हैव टू होल्ड नर्व WC फाइनल, ये अगेन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन जो है थ्रू इट स्टेट्स, एनर्जी ट्रांजिशन सर्वे आता है तो उसके जो आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके जो ट्रेंड्स है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब आंकड़े आप साल साल भर पढ़ भी नहीं पाओगे और याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक है, तो इससे ये कुछ याद रखने में मतलब नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर चाइना ओवरटेक्स यूएन साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट, यही सब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना जो है उसने ओवरटेक कर लिया भाई यूएसए को, ठीक है, यूएसए को ओवरटेक कर लिया। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंसेस में, तो यहाँ पर आप देखिए चाइना जो है उसने अभी 2020 में ओवरटेक कर लिया, यूएसए जो है वो काफ़ी आगे, यूएसए के काफ़ी आगे निकल गया है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी इंडिया अगर आप देखोगे तो इंडिया भी पीछे नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इंडिया के भी रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हो रहे हैं, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर ये हमने कोसोव में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको देख लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ देखते हैं तो इसमें भी कुछ खास ऐसा ये नहीं आ रहा है। मणिपुर एनसीबी मतलब ये न्यूज़ हमारी रेसिडेंशियल न्यूज़ है। एक्सीडेंट जो यहाँ पर ट्रेन का हुआ है उसमें भी कुछ वही सब है जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कुछ न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। पॉस्को एक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है ना, ये भी हमने देख लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, अभी पॉस्को एक्ट आप बोलोगे कब हमने देखा है, कौन से दिन देखा है, 1 तारीख को देखा है, 2 तारीख को, सीधा आप कंट्रोल फाइंड सर्च करो पॉस्को आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो जो PDF है जो शेयर कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर, इंपॉर्टेंट है। मयूर मोगरे सर्च करो, टेलीग्राम पे फॉलो करो। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली टू ईस्ट, ये देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है ना। तो ये कुछ एग्ज़ाम के लिए कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ये है कि भाई जो वर्ल्ड बैंक है उसने कट किया है, इंडिया का GDP ग्रोथ है उसको कट किया है, ठीक है। अब कट किया है वो भविष्यवाणी करते रहेंगे क्या, उसके पीछे हम भागते रहेंगे, ये हुआ वो हुआ, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा टोटल न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो हमने कवर किया है, तो इस तरीके से पूरा एक हनी एज गुड एज गोल्ड। तो हनी जो है बेसिकली इसमें बोला गया है कि हनी इज़ वेरी ड्राई प्रोडक्ट, है ना, मोस्टली शुगर वाटर कम्स इन कांटेक्ट, वो ड्रॉन आउट हो जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा है, ऐसा बस इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से आज का हमारा न्यूज़पेपर देखने को मिलता है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिए, MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।